आज हम अपनी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय संख्या 6 नागरिकता का अध्ययन करेंगे। क्या होती है नागरिकता? हमने कई बार, आपने जब फॉर्म भरे होंगे अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपने लिखा होगा अपनी नागरिकता भारतीय। तो क्या है ये नागरिकता? ये एक पहचान है हमारी। और कौन कौन सी बातें हैं जो कि नागरिकता के अंतर्गत आती हैं, कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो अधिकार हैं जो नागरिक होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे हम अपने इस अध्याय में। तो जान लेते हैं अपन कि क्या क्या जान पाएंगे बातें इस अध्याय को पढ़ने के बाद में। तो देखिए कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन सी वो जानकारी है, कौन कौन सा वो ज्ञान है जो आप प्राप्त कर पाएंगे इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद में। देखिए, पहली बात, नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने में आप समर्थ होंगे। अब आप ठीक ठाक तरीके से बता पाएंगे कि आखिर नागरिकता क्या होता है, और मैं अपने आप को भारतीय नागरिक कहता हूँ, इसका तात्पर्य क्या है असली मायनों में। साथ ही नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंधों को जान पाने में समर्थ होंगे कि नागरिकों के बीच में और राष्ट्र के बीच में किस तरह के संबंध होते हैं। विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी जान पाएंगे कि कौन से देश में किस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है, क्या क्या नियम होते हैं नागरिकों को नागरिकता देने के। आज जिन क्षेत्रों में नागरिकता के अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है, उनमें से कुछ पर विचार करने में हम समर्थ होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है नागरिकता। नागरिकता वह स्थिति होती है जिसमें हम किसी देश के, किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। हम अपने आप को भारतीय इसलिए कह पाते हैं क्योंकि भारत देश ने हमें अपने राष्ट्र की एक सदस्यता दे रखी है। हमें इस बात का अधिकार है कि हम अपने आप को भारतीय के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, हम अपनी पहचान बताते हैं। अर्थात एक समुदाय से, एक राज्य से हमें एक पहचान मिली हुई है। तो नागरिकता क्या हुई? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। हम यहाँ अपने सार्वजनिक जीवन में भाग लेते हैं, हम यहाँ के पूर्ण सदस्य हैं, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हम चाहे किसी भी राष्ट्र में चले जाएं, कहीं भी घूम फिर के आ जाएं, लेकिन हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो हमें हमारे अपने देश में प्राप्त हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं कि भारतीय नागरिक, यानी कि हम भारतीय हैं, ये केवल हमारी पहचान नहीं है, अपितु यहाँ के नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, अर्थात अलग अलग राष्ट्र हैं, वो अलग अलग तरह के अधिकार प्रदान करते हैं। उनको अधिकारों को प्रदान करने का तरीका अलग हो सकता है, उन अधिकारों के प्रकार अलग हो सकते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अधिकतम देशों ने आज उनमें राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया है। प्रकृति भिन्न भिन्न है, लेकिन जो अधिकतम नागरिकों ने अधिकार दिए हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकार तो हर देश के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों की श्रेणी में है ही है। देखते हैं जैसे कि मतदान, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से संबंधित अधिकार, ये लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपने देश के नागरिकों को प्रदान करते हैं। देखिए, नागरिक अधिकार क्या होते हैं जो कि हमें नागरिक होने के नाते अपने राष्ट्र से प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं नागरिक अधिकार, जो हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनकी रक्षा की जाती है। नागरिक अधिकारों को संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि नागरिक अधिकार यूं ही प्राप्त नहीं हो गए, इसके लिए नागरिकों को अपनी सत्ता से संघर्ष करना पड़ा था। ये संघर्षों की कहानी भी लंबी है। जैसे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो हमारे नेताओं ने, हमारे आंदोलनकारियों ने विदेशी सत्ता से संघर्ष किया, और इसीलिए जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान के अंतर्गत हमें नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। जिन देशों के अंतर्गत सरकारों ने नागरिकों को अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, वहां नागरिकों ने संघर्ष किया, मांग की, और कहीं कहीं पर ये संघर्ष हिंसक भी हुए। जैसे कि बात करें हम फ्रांसीसी क्रांति की, जैसे कि हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे, उनके द्वारा अपने अधिकारों की मांग की।
देख लेते हैं। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए शक्तिशाली संघर्ष राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में तो अधिकार दिए जाते हैं सामान्य तौर पर, जहां राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी या फिर जहां उपनिवेशवादी जो ताकतें थी उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर रखी थी, वहां इन अधिकारों के लिए संघर्ष हुए थे। कुछ संघर्ष हिंसक भी हुए, जैसे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। दक्षिणी अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को लंबा संघर्ष करना पड़ा और लगभग 1990 में जाकर इनको अपने नागरिक अधिकार प्राप्त हो पाए। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकारों को पाने का संघर्ष विश्व में कई हिस्सों में आज भी विद्यमान है, आज भी चल रहा है। बहुत सारे राष्ट्रों में सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं है, असमानता की स्थिति है। नागरिकता राज्य सत्ता और उनके सदस्यों से बढ़कर होती है। नागरिकता नागरिकों को आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों को एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति दायित्व शामिल होते हैं। कि नागरिकता है वो राज्य सत्ता और नागरिकों के मध्य ही संबंध नहीं है, अपितु ये नागरिकों का आपस में भी एक जुड़ाव है, एक संबंध है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। कि जो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी देश की हमारी कहीं की अपन संपत्ति है, उसके उत्तराधिकारी हैं वो नागरिक ही हैं। अब आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको एक बस दिखाई दे रही है जो कि खचाखच भरी हुई है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बस के अंदर चढ़ जाने की होड़ में शामिल हैं। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके वो बस किसी तरह बस के अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर घुस जाते हैं तो अंदर घुसते ही वो ये चाहते हैं कि बाहर वाला अब कोई भी अंदर ना आए। जब हम बाहर थे, हमारा प्रयास किसी तरह अंदर घुसने का था, लेकिन जैसे ही हम अंदर हुए तो अब हमारा प्रयास ये हो गया कि अब कोई और अंदर ना आ पाए, क्योंकि अब अगर और ज़्यादा लोग अंदर आएंगे, वहाँ भीड़ भाड़ होगी, वहाँ घोच पोच होगा, वहाँ एक दूसरे के अंदर नीचे हम दबेंगे, अर्थात प्रति व्यक्ति जगह कम मिल पाएगी। इसलिए अब कोशिश क्या रहती है, अब आप अंदर वाले समूह के साथ हो जाते हैं और बाहर वालों को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। जब हम बाहर थे तब हमारी कोशिश क्या थी, हम बाहर वाले समूह के साथ थे और हम हर उस बात का समर्थन कर रहे थे जो कि बाहर से अंदर जाने के लिए हमारा पक्ष पोषण कर रही थी। इसे हम कहते हैं अंदर बाहर का संघर्ष। और ये संघर्ष केवल एक बस के लिए नहीं होता, ये एक राष्ट्र के लिए भी होता है, एक शहर के लिए भी होता है। किसी भी शहर के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर जब बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये महसूस होता है कि इन बाहरी लोगों के आगमन के कारण उनकी जो सुविधाएं हैं वो कम हो जाएंगी, उनके जो विकल्प हैं वो कम हो जाएंगे। ये लोग यहाँ आकर नौकरियाँ हथिया लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे, संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये कहलाती हैं बाहर भीतर का संघर्ष। और ये जो व्यक्तियों का जाना है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने गांव से नौकरी के लिए और बाहर जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। और हमारा संविधान हमारे नागरिकों को ये अधिकार देता है कि हम संपूर्ण भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो अपनी आजीविका के लिए व्यक्ति जब कमाने दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से एक संघर्ष, एक हिकारत, एक कहें कि अपन नकार उसे प्राप्त होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में से एक अधिकार है गमनागमन की स्वतंत्रता, अर्थात संपूर्ण देश में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। रोजगार हेतु लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन इससे स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना आती है। और ये प्रतिरोध की भावना बाहरी लोगों के लिए आती है। आपने नारा सुनाई होगा, मुंबई मुंबई वालों के लिए। तो इस तरह के नारे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि स्थानीय लोगों को एक भय सताने लगता है कि ये जो प्रवासी लोग हैं, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
ये प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का रूप भी ले लेता है। गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर भी प्रतिक्रिया में काफ़ी अंतर पाया जाता है। गरीब प्रवासियों को जहां नकारा जाता है, वहां जो व्यक्ति कोई कुशल है, जो कि अपन कहें कि अधिक पैसे वाला है, तो उस व्यक्ति को सहज ही स्वीकार्यता मिल जाती है। तो यहाँ पर भी एक भेदभाव परिलक्षित होता है। तो इन विवादों का निदान कैसे हो, कैसे कोशिश की जाए कि इन अंदर बाहर के संघर्ष का हम निदान करें, हम एक उचित समाधान निकालें। तो देखिए, प्रतिवाद करना, विरोध करना, ये भी हमारा एक अधिकार है। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, वो अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आता है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं, उनका जो भय है, उनकी जो आशंका है, उसका वो प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी उनका एक अधिकार है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का। लेकिन वो अधिकार अगर किसी के लिए कहें कि अपन नुकसानदायक बन जाए, तो फिर वो अधिकार नहीं रहता है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रतिवाद करना ये अधिकार है, लेकिन ये प्रतिवाद दूसरे लोगों के जीवन या फिर राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर होते ही बाद में ये अधिकार के दायरे में नहीं आता है। अर्थात आप बाहरी लोगों के प्रति अपने विरोध को जता सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, साथ ही राज्य की किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर क्या होना चाहिए समाधान? इनका समाधान आपसी वाद विवाद से, आपसी विचार विमर्श से ही निकल सकता है। और राज्य भी अगर इनका कोई समाधान निकाले, तो वो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अनुरूप ही निकाले, जो कि बाद में सबके लिए अनुकूल होगा, सबके लिए उपयोगी होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा। देख लेते हैं, इन विवादों का समाधान न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है और सरकारों द्वारा भी इन विवादों का हल नीति निर्देशक सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए। ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि वार्ता और विचार विमर्श से होना चाहिए। यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। यह भी नागरिकता का प्रमुख दायित्व है। सभी व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए जो बाहर जाता है, जो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, दूसरे जो नागरिक हैं वो अपने स्थानीय अधिकारों की मांग कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो एक समाधान है वो इस तरह का निकलना चाहिए जो सर्व कल्याणकारी हो, शांतिपूर्ण हो। देखिए, नागरिक अपन बात करें कि नागरिक जो अधिकार हैं वो किन के लिए हैं। अब भी ऐसी कई मांगे उठ रही हैं, अब भी कई ऐसे आंदोलन उठ रहे हैं कि जिनके लिए मांग की जाती है। जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब हैं, अब वो भी अपनी एक पहचान के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अवैध प्रवासी के रूप में झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं, चाहे वो फेरी वाले हैं, चाहे वो छोटी मोटी कहें कि अपन सब्जी वगैरह की दुकानें लगाने वाले हैं। उनकी झोपड़पट्टी में स्थानीय रूप से कपड़े की रंगाई का, पुताई का कार्य होता है। जो ये बेंत वगैरह होती हैं, इनसे वो फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्रियाकलापों के माध्यम से जो शहरी मध्यम वर्गीय जीवन है, उनके भी यहाँ काम करने वाले लोग लगभग यही हैं जो कि साफ सफाई का कार्य करते हैं, उनके घर के कार्यों का काम करते हैं। तो ये लोग हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये उपेक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। छोटी छोटी सी कोठरियों में कई कई लोग ठूंसे हुए रहते हैं। इनके आसपास गंदगी फैली पसरी रहती है। इनके पास कोई कहें कि अपन नाम मात्र का कोई सार्वजनिक शौचालय होता है एक आधा, इतने सारे लोगों के लिए। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए कोई उपयुक्त प्रबंध नहीं होते, और पूरा का पूरा शहर इनको शहर की गंदगी के नाम से देखता है, एक शहर के ऊपर एक दाग के रूप में देखता है। जबकि ये भी हमारे ही जैसे महसूस करने वाले, हमारे ही जैसे जिनके भी काटने पर दर्द होता है, वैसे ही कहें कि अपन संवेदनशील शरीर वाले एक मनुष्य होते हैं, जिनको भी गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए होता है। तो उसके लिए अब मांग की जा रही है नागरिकता की, और प्रयास करने ही चाहिए राज्यों को। हमारी सरकारें इनके लिए कोई विशेष खर्च नहीं करना चाहती।
लेकिन अब इनके लिए मांगे उठ रही हैं। एक तरह से नागरिकता की नई मांगे, नागरिकता की नई परिभाषा अब यहाँ पर गढ़ी जानी चाहिए। इसके साथ ही एक और मांग है वनवासी और आदिवासियों के लिए। ये जो आदिवासी वनवासी हैं, ये सामान्यतया जंगलों में रहते हैं और जंगलों में ही इनका पूरा जीवन बसर होता है। इनकी आजीविका जंगलों पर ही निर्भर है। किंतु आज बिगड़ते पारिस्थितिकी संतुलन से, खनन से, उद्योग धंधों से, उजड़ते जा रहे जंगलों से इनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये भी मांग कर रहे हैं अपने नागरिक अधिकारों की। चलिए देखते हैं, ये जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, इनके पास कोई स्थायी पता नहीं है, इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और इन्हें कोई मताधिकार प्राप्त नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है और ये भी समान अधिकार चाहते हैं और इनके समान अधिकारों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा और अनेक एजेंसियों द्वारा। और जिसका एक एग्जाम्पल है कि 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। आगे अपन देखते हैं कि कैसे और इनका समाधान हो। तो विभिन्न समूहों की समस्याएं अलग हैं तो ज़रूरतें भी इनकी अलग होती हैं। एक के अधिकार दूसरे के प्रति प्रतिकूल ना हो पाए, इस बात का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू ना हो, अपितु सबको बराबरी में लेकर आए। अर्थात सब पर एक तरह की नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ऐसी नीति ढूंढनी होगी कि जब उसका परिणाम आए तब सब बराबरी पर आए। अर्थात वो लागू चाहे अलग अलग तरीके से हो जाए, लेकिन परिणाम स्वरूप वो अधिकार सबको समान रूप से प्रदान करें। सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई सरकारी नीति बनाए जाने की शुरुआत होती है, तब जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो यही होना चाहिए कि सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो पाए। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता क्या है। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या है नागरिकता। जब हम किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के, किसी समुदाय के पूर्ण सदस्य होते हैं तो वो नागरिकता कहलाती है, जो हमें उस समुदाय के सदस्य के रूप में न सिर्फ एक पहचान देती है अपितु कुछ अधिकार भी देती है। सामान्यतः एक राष्ट्र द्वारा कौन कौन से अधिकार अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। एक राष्ट्र है वो कौन कौन से अधिकार देते हैं। शिक्षा का अधिकार देते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। कहें कि जो राजनीतिक अधिकार हैं वो सामान्यतः सभी राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। धन्यवाद।